हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल टीचिंग मेथड्स, यानी कि सभी शिक्षण विधियां। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की बात होती है तो टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां ही वो विधियां होती हैं जिनके माध्यम से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को पहुंचाता है। तो देखिए, इसी को देखते हुए आज हम लोग टीचिंग मेथड्स यानी सभी शिक्षण विधियों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड काफी डिटेल्स में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला हमारी सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहला जो मेथड है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। अब इसमें होता क्या है, जब एक अध्यापक अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को समझाते समय कोई भी एक कंसेप्ट को अगर समझाने का प्रयास कर रहा है एंड वो उस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक डेमो देता है या फिर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है क्लास में, तो हम कह सकते हैं कि उस क्लास में उस टीचर के द्वारा डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई भी एक जो टीचर हैं, कोई भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स टीचर हैं, वो आपको कोई भी एक स्टोरी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कोई भी एक स्टोरी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं एंड इस स्टोरी को समझाने के लिए मान लीजिए इस स्टोरी में टोटल 1, 2 एंड 3, टोटल 3 कैरेक्टर थे। मान लीजिए एक कैरेक्टर था जिसका नाम था ए, दूसरा कैरेक्टर था जिसका नाम था बी एंड तीसरा कैरेक्टर का नाम है सी। तो अगर वो टीचर आपको इन कैरेक्टरों का जो भी रोल था वो रोल परफॉर्म करने के लिए आपकी क्लास में कोई भी 3 स्टूडेंट से बोले कि भाई आप ए का रोल परफॉर्म करेंगे, आप बी का रोल परफॉर्म करेंगे एंड आप सी का रोल परफॉर्म करेंगे, तो जब स्टूडेंट्स ए बी एंड सी तीनों का रोल परफॉर्म करेंगे एंड रोल परफॉर्म करके एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके किसी एक कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे, तो समझ लीजिए वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, एक इजी तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक सी चीज़ है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स को जो भी स्टोरी होगा उसको समझने में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी होंगी। सेकंड चीज कि इसकी जो स्ट्रेटजी होती है, फुल अटेंशन शुड बी पेड ऑन स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, जो जितनी भी अटेंशन है ना वो स्टूडेंट्स पर पे होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को फोकस रखते हुए ही हमको टीचिंग, जो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को फोकस रखते हुए ही हमको जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं उस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स को फोकस रखते हुए चूज करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। इसके बाद में देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड शुड बी क्लियर। जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, वो क्लियर होने चाहिए कि हम अपनी अपने डेमो से अपनी स्पेसिफिक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं उस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक टीचर को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करते समय। इसके बाद में फोर्थ आता है कि इट शुड बी कैरिड आउट विद वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। क्या पूरी प्लान की हुई स्ट्रेटजी के साथ में इसको कराया जाना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाना चाहिए किस चीज़ के लिए, रिहर्सल के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवा के किसी भी कंसेप्ट को समझाना, इसी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब क्या किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए एक प्रॉपर टाइम नहीं चाहिए? डेफिनेटली प्रॉपर टाइम चाहिए। किस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स? रिहर्सल के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि रिहर्सल के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए जब भी एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करके एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है डिस्कशन मेथड। अब देखिए डिस्कशन मेथड बहुत, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं चर्चा चर्चा विधि। बड़ी सिंपल सी चीज है। डिस्कशन मेथड में क्या है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से डिस्कस करती है या डिस्कस करता है
एंड जो भी कंसेप्ट को समझाना चाहता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन मेथड से समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक टीचर को कोई भी, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना है, या मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाना है, कोई भी एक कंसेप्ट समझाना है, साइंस का, मैथ्स का, किसी भी चीज़ का, तो अगर वो टीचर उस कंसेप्ट को समझाने के लिए डिस्कशन कर रहा है स्टूडेंट से, तो समझ लीजिए वो कौन से टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, वो डिस्कशन मेथड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेसिक सी चीज क्या है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? देखिए ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से होती है कि टीचर बोलते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 100 रुपीज दिए, उन 100 रुपीज में से आपने 29 रुपीज की चॉकलेट या कोई भी एक मीन्स कुछ भी आपने खरीद लिया, और उसके बाद में 13 रुपीज आपने क्या कर दिए, अपने बड़े भाई को दे दिए, तो आपके पास में कितने रुपए बचे? तो ये क्या किया बच्चे, ये टीचर ने एक प्रॉब्लम दी स्टूडेंट्स को, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टूडेंट्स का काम होता है। तो इसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड। अब देखिए ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड ना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम कह सकते हैं विचार मंथन विधि। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास में, देखिए बहुत अच्छा मेथड है ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको मजा ही आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक एप्पल है, आपके पास में क्या स्टूडेंट्स, एक एप्पल है, एंड मेरे पास में भी एक एप्पल है। अब अगर हम इन दोनों एप्पल को आपस में शेयर करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपके पास में एक एप्पल था, मेरे पास में एक एप्पल है, हम शेयर कर लेंगे, उसके बाद में जब इसको डिवाइड करेंगे तो दोबारा से आपके पास में भी एक एप्पल रहेगा, मेरे पास में भी एक ही एप्पल रहेगा, तो किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी एक ही एप्पल था एंड बाद में भी एक ही एप्पल दोनों के पास में, तो क्या ही फायदा हुआ। लेकिन वहीं पर ये तो थी एप्पल की बात, लेकिन अगर वहीं पर ये कोई आइडिया हो, ये क्या हो स्टूडेंट्स, आइडिया हो, कोई भी नॉलेज हो, क्या हो स्टूडेंट्स, किसी प्रकार की नॉलेज हो, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई एक नॉलेज है और मेरे पास में कोई दूसरी नॉलेज है। वहीं हो सकता है आपके पास में एक आइडिया है, वहीं मेरे पास में दूसरा आइडिया है। बट जब हम आइडिया को एंड नॉलेज को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो नॉलेज एंड आइडिया, जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो शेयर करने से क्या होता है कि अब आपके पास में, मान लीजिए देखो, एक एक नॉलेज आपके पास में थी, दूसरी नॉलेज मेरे पास में थी। अब क्या होगा, आपके जब हमने इस नॉलेज को शेयर किया, तो आपके पास में भी दो नॉलेज हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक जो आपके पास पहले से थी एंड एक जो मैंने आपको दी, एंड मेरे पास में भी दो नॉलेज हो जाएंगी। कौन कौन सी? जो मेरे पास पहले से थी एंड जो आपके पास में पहले से थी, जो और जो आपने मुझे दी। ये दोनों नॉलेज क्या मीन्स, हम कह सकते हैं कि जब भी नॉलेज, आइडिया जैसी चीजों को हम शेयर करते हैं, तो वो क्या करती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड। तो इस मेथड को क्या है, हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जो कहावत आपने सुनी ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, वो कहाँ से निकल कर आई है? वो निकल कर आई है ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड, यानी कि विचार मंथन विधि से। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है डिस्कवरी मेथड। देखिए डिस्कवरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टीचिंग का। कैसे? क्योंकि डिस्कवरी मेथड के थ्रू, डिस्कवरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू बच्चे क्या है, एक्टिवली, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। एंड डिस्कवरी मेथड में ही क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच होती है। ये कौन सी स्टूडेंट्स? डिस्कवरी मेथड को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच। यानी कि जब बच्चे अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सृजन करते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं रचनात्मक। तो देखिए क्योंकि आप लोग और देखिए एक और चीज देख लें, इसी को हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसी को हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके सीटेट एंड डी प्लस के एग्जाम में ना काफी बार पूछी जाती हैं अलग अलग नाम से। कभी आपको बोल देगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कभी इसी को देखिए एक चीज और बोल सकते हैं,
इसको हम कह सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, डिस्कवरी मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सारे टर्म क्या है डिस्कवरी मेथड में यूज किए जा सकते हैं। एंड ये सारे टर्म आपके सी टेट एंड डीटरप्लेसिव के एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। अब देखिए देख लेते हैं। दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। क्या करता है स्टूडेंट्स? अब साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे? क्योंकि बच्चे क्या डिस्कवरी करके सीख रहे हैं। जब कोई भी स्टूडेंट डिस्कवरी करके सीख रहा है, खोज करके सीख रहा है, मीन्स उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाता है। क्योंकि जब हम अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवरी कर रहे हैं, इसका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा हमारा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है प्ले वे मेथड। अब देखिए प्ले वे मेथड क्या है, जिसको हम कहते हैं खेल विधि। अब आप लोगों ने प्ले वे मेथड के बारे में काफी बार सुना भी होगा, और आप लोग जानते भी होंगे कि प्ले वे मेथड क्या होता है। खेल खेल में सीखना होता है बेसिकली। बट देखिए खेल खेल में सीखना तो होता है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन प्ले वे मेथड निकल के कहाँ से आया? भाई प्ले वे मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? आखिर हम क्यों प्ले वे मेथड से किसी भी एक स्टूडेंट को सिखाएं, क्यों हम प्ले वे मेथड यूज करें? देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों की देखिए ये कौन सी क्लास है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्लास है ना। सीडीपी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इससे पहले हम वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन तीन क्लासेस में हमने आपके आपके से डिस्कस किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एंड इसी में हमने एक चीज और जानी थी कि जो डेवलपमेंट होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट जो होता है उसके जो प्रिंसिपल्स थे, उसमें हमने एक चीज और जानी थी कि जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो, जैसे हम कह सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल में नहीं, डेवलपमेंट की स्टेजेस में हमने एक चीज और जानी थी कि जैसे इन्फेंसी होती है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के समय पे क्या है, बच्चे के जो एक तरह से अटेंशन होती है ना, किसी भी चीज पर फोकस करने का जो समय होता है, कि कोई बच्चा किसी चीज पर कितने लंबे समय तक फोकस करके रख सकता है, कितने लंबे समय तक किसी एक चीज पर अटेंशन दे सकता है। तो ये समय क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर में काफी कम होता है। कौन सी स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज में। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ना प्ले वे मेथड का यूज किया गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे ज्यादा लंबे समय तक अर्ली चाइल्डहुड के समय पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक एक चीज पर फोकस करके नहीं रख सकते। उनका जो अटेंशन का जो टाइम होता है वो काफी कम होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्ले वे मेथड की खोज की गई कि अगर हम प्ले वे मेथड से ही किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं। अब खेल में क्या है, बच्चों का काफी ध्यान होता है, और खेल खेल में हम बच्चों को काफी चीजें सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेवे मेथड दिए हुए हैं। आप इन लोगों को एक इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फिलहाल के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेवे मेथड को स्किप कर देते हैं। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। आप लोगों को ना शुरू से ही, जब आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है ना, आप लोग को अपनी कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, जिनको हम सिंपल सी भाषा में कह देते हैं फाइल। आप लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फाइल्स बनाने को मिली होंगी। स्कूल के टाइम पे आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, मीन्स ये सारी फाइल्स बनाने को मिलती थी। एंड इन्हीं फाइल्स को हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। इसमें होता क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको एक फाइल दी जाती है बनाने के लिए, करने के लिए। देखिए प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज अ मॉडर्न अप्रोच टू एजुकेशन विच कम्स फ्रॉम। और देखिए ये प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, अ प्रोजेक्ट मेथड इज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और सिचुएशन। जहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एंड सिचुएशन दी जाती हैं। एंड ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने होते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है क्वेश्चन आंसर मेथड। देखिए प्रश्नोत्तर विधि, इसको आप लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं।
इसको आप लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड होता क्या है। क्वेश्चन आंसर मेथड स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस एंड आंसर्स के माध्यम से टीचिंग करती है, मींस एक टीचर क्वेश्चन पूछती है एंड स्टूडेंट को उसका आंसर देना होता है, एंड क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को किसी एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करे, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। एंड स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन आंसर मेथड है दिया किसके द्वारा गया था, ये दिया गया था सुकरात के द्वारा। आप लोगों ने सुकरात का नाम काफी अच्छे से सुना होगा। तो सुकरात के द्वारा दिया गया था कौन सा, क्वेश्चन आंसर मेथड। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है इंडक्टिव मेथड। अब देखिए इंडक्टिव मेथड काफी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड निकल कर आता है, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडक्टिव मेथड में ना आज के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए बिल्कुल फोकस के साथ में इसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम इसके थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में विद एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है वो क्या पार्ट टू होल जाता है। कैसे जाता है स्टूडेंट्स, पार्ट से होल की तरफ जाता है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, यानी स्पेसिफिक चीज से जनरल की ओर जाता है। नैरो से वाइडर की ओर जाता है एंड इंडिविजुअल से यूनिवर्स की ओर जाता है। अब इस रटी हुई डेफिनेशन से हो सकता है आपको बहुत कम समझ में आया हो, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंडक्टिव मेथड में होता क्या है कि जब छोटे छोटे से कुछ बातें होती हैं, छोटे छोटे से कुछ फैक्ट होते हैं, उन छोटे छोटे फैक्ट्स को मिलाकर, उन छोटे छोटे फैक्ट्स को एक तरह से प्लस करके आप जब एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंडक्टिव मेथड या फिर इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको एक, देखिए बहुत ध्यान से इस चीज को ना समझने की कोशिश करेंगे आप। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, और वो राजा कैसा था कि उस राजा की कुछ खासियत बताता हूँ आपको, कुछ विशेषताएं बताता हूँ। मैंने बोला कि इस राजा की पहली विशेषता तो ये थी कि इसकी जो तीर अंदाजी थी ना, तीर चलाने की जो कला थी वो बहुत अद्भुत थी। वो बहुत दूर खड़ी अगर कोई एक चिड़िया भी बैठी हुई है ना, तो उस चिड़िया की आंख पर भी वो तीर मार सकता था। सेकंड, मैंने इस राजा के बारे में एक और पॉइंट बोला कि ये राजा ऐसा था कि अगर इसके सामने 100 शत्रु भी आ जाए ना, 100 एनिमीज भी आ जाए, जब भी वो बिना डरे उन 100 शत्रुओं से लड़ता था। थर्ड, मैंने इसके बारे में बात बोली कि थर्ड इसकी विशेषता ये थी कि अगर इसको कोई भी पुअर व्यक्ति दिखता था, तो वो उसकी क्या करता था स्टूडेंट्स, हेल्प करता था हमेशा। तो देखिए इन सारी बातों को सुनने के बाद में, अब देखिए मैंने इसका फाइनल कंक्लूजन कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी इन तीन छोटे छोटे पॉइंट्स को सुनने के बाद में आप एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे। वो ये होगा कि अब आपकी नजरों में ये राजा कैसा होगा, बहादुर होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, बहादुर होगा। एंड सेकंड, ये राजा कैसा होगा, काफी हेल्पफुल होगा, है ना। हम कह सकते हैं काफी लोगों की मदद करने वाला ये राजा है। अब आप इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कैसे, क्योंकि आप लोगों ने छोटे छोटे चीजें काफी सारी देखी। तो इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक से जनरल की ओर क्या करता है, इंडक्टिव मेथड जाता है। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक सीरीज दी 5, 10, 15, 20, और इसके बाद में पूछा अब आपको नेक्स्ट ये 2 और 3 संख्या आपको बताने क्या होंगी। तो देखिए आप इसके छोटे छोटे कंक्लूजन से, जैसे कि छोटे छोटे फैक्ट से आप लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, एंड यहाँ भी 5 का गैप है। तो आप देखेंगे यहाँ भी 5 का गैप करके आप यहाँ 25, इधर 5 का गैप करके 30, एंड इधर 5 का गैप करके 35 आ जाएगा। तो आप इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कैसे, पीछे के जो ये है ना छोटे छोटे फैक्ट, इनको देखने के बाद में आप पहुंचे। तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के अपोजिट में ना एक और मेथड आता है, फिलहाल हम इसी को डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डिडक्टिव मेथड। अब देखिए डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड से किस प्रकार से अलग है, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इंडक्टिव मेथड में बोला था कि आप छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर जब एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड।
लेकिन डिडक्टिव मेथड में इसका अपोजिट होता है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि आपको कंक्लूजन पहले बता दिया जाता है और उसके बाद में आप उसके छोटे छोटे फैक्ट्स की ओर पहुंचते हैं। उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिडक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, दो दो एग्जाम्पल। हम बात कर लेते हैं डिडक्टिव मेथड के एग्जाम्पल की। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सभी आदमी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं, सभी आदमी झूठ बोलते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट क्या बता दिया, कंक्लूजन बता दिया डायरेक्ट। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक क्या कंक्लूजन है आपके। देखिए ये स्टेटमेंट एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डिजिटल प्लस में आते हैं, वो यही डिडक्टिव रीजनिंग से ही बनकर आते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस बोला सभी आदमी झूठ बोलते हैं, एंड सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये बोला कि ए एक आदमी है। क्या है स्टूडेंट्स, ए एक आदमी है। तो अब आप लोग देखिए ये दो मैंने स्टेटमेंट बोले एंड ये दोनों क्या कंक्लूजन है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी, मीन्स आपको इनको 100% सत्य मानना पड़ेगा। 100% क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट मानना पड़ेगा। क्योंकि ये कंक्लूजन है। एंड इसी प्रकार से आपके रीजनिंग में ना, डिडक्टिव रीजनिंग को लेकर ही आपके रीजनिंग में डी के एग्जाम में असर्शन एंड रीजंस का जो सवाल है ना, वो यहीं से उठ कर आते हैं। तो देखिए जब आपने इनको कंक्लूजन माना, इनको करेक्ट माना कि सभी आदमी झूठ बोलते हैं एंड ए एक आदमी है, तो आप लोग कह सकते हैं इसका मतलब ए भी क्या है, झूठ बोलता होगा। ए क्या करता होगा स्टूडेंट्स, झूठ बोलता होगा। इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जब आपने दो स्टेटमेंटों को सुन के, दो कंक्लूजन को सुन के आप तीसरे एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए लर्निंग बाय डूइंग, वैसे इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किस नाम से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इसको हमने, इसको देखिए हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी मेथड के नाम से। किसके नाम से स्टूडेंट्स डिस्कस किया था इसको हमने, डिस्कवरी मेथड के नाम से। तो लर्निंग बाय डूइंग भी क्या है, बेसिकली हम इसको देखिए क्या क्या नाम दे सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह सकते हैं। इसको एक्टिव हम कह सकते हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इसमें, क्योंकि भाई लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहा है बच्चा, है ना। एक्टिव मेथड कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कह सकते हैं, गिवन बाय, देखिए जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। एंड लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कोई भी चीज को करके सीखना है, इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। वैसे काफी लर्निंग बाय डूइंग काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या है, जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को लेक्चर के माध्यम से, लेक्चर मेथड भी काफी इजी है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। देखिए लेक्चर मेथड क्या है, ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल आ जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, तो आप किसका आंसर क्या लगाएंगे, लेक्चर मेथड। ये किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स, ये दिया गया था प्लेटो के द्वारा। और ये क्या ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि हमारा जो परंपरागत मेथड है ना पढ़ाई का, टीचिंग का, वो क्या है, लेक्चर मेथड ही कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है, सबसे ट्रेडिशनल है, परंपरागत तरीका है, जो किसके द्वारा दिया गया था, प्लेटो के द्वारा दिया गया था। इसी को हम चौक एंड डस्टर का मेथड भी कह सकते हैं, है ना। इन दिस मेथड टीचर्स प्ले मेजर, और इस मेथड में क्या टीचर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनर रोल प्ले करते हैं। इट इज टीचर सेंटर्ड, और देखिए ये क्या टीचर सेंटर्ड मेथड है ना। ये क्या स्टूडेंट, टीचर सेंटर्ड सेंटर्ड मेथड है, यूजफुल फॉर हायर क्लासेस वेयर सिलेबस इज वास्ट। किसके लिए यूजफुल है स्टूडेंट्स, जहां पर सिलेबस बहुत वास्ट हो। देखिए अब कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ खासियत भी होती है किस चीज की, लेक्चर मेथड की। अब वो विशेषताएं क्या होती है स्टूडेंट्स, कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर सिलेबस बहुत ज्यादा हो, जहां पर क्या हो बच्चे, सिलेबस बहुत ज्यादा हो, वहां पर लेक्चर मेथड बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस को हम बहुत कम समय में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं लेक्चर मेथड के माध्यम से। एंड देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी इसकी लेक्चर मेथड की कुछ विशेषताएं हैं। इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इससे इसलिए हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड आप लोगों हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो स्टूडेंट्स, सारे मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की ऑल टीचिंग मेथड्स यानी सभी शिक्षण विधियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, एंड वीडियो में जो भी समझाने की कोशिश की है अगर आपको वो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में फायदा उठा सकें सभी टीचिंग मेथड्स को समझने में।